प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा में अब हम जिस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं वह मुख्य रूप से बात करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वर्ष 2000 की। इस एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, संक्षेप में उस पर प्रकाश डालते हैं और फिर विषय में प्रवेश करते हैं। जैसा कि हम सभी को विदित है, आईटी रिवॉल्यूशन आने के बाद, सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति को देख लेने के बाद भारत में ही नहीं समूचे विश्व में यह मांग उठी कि इसके उपयोग तो हमने देखे लेकिन इसके दुरुपयोग से भी हम बचे नहीं रह सके और दुरुपयोग की वजह से होने वाली हानियां और उसकी सुनवाई किस प्रकार होगी, कैसे होगी और किस तरह से लोगों को बचाया जाएगा उन हानियों से और उन घटनाओं से जो कि सूचना प्रौद्योगिकी के कारण या सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से हो रही है। तो इसके लिए जो एक्ट लाया गया वर्ष 2000 में, उसको कहा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसे साइबर लॉ की भी संज्ञा दी जाती है और यह एक डायनामिक एक्ट है जिसमें बदलते समय के साथ बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते रहे हैं और आगे भी होंगे। तो इस एक्ट के तहत हम संक्षेप में आज जिन बिंदुओं पर प्रकाश डालने वाले हैं उनमें सबसे पहला है परिचय प्राप्त करेंगे इस एक्ट का, साथ ही साथ इसकी एप्लीकेबिलिटी पर बात करेंगे हम इसमें जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हुए और साथ ही साथ जो इसके महत्वपूर्ण धाराएं हैं इस एक्ट की जो कि हमें एम्पावर करती है, जो कि हमें एक प्रोटेक्शन देती है, तो उन पर प्रकाश डालेंगे। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको आईटीए 2000 या आईटी एक्ट भी कहा जाता है, साइबर लॉ भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं एक ऐसा लॉ है जो साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की गतिविधियों को डील करता है। ठीक इसी तरह से एक लीगल रिकॉग्निशन देता है उन सारे ट्रांजैक्शंस को जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू हो रहे हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जो हो रहा है उसको भी ये आइडेंटिफाई करता है। ई कॉमर्स में हो रही गतिविधियों को भी ये कवर करता है और साथ ही साथ जो ये सारी गतिविधियां पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन को रिप्लेस करती है, तो मूल रूप से ये उनको कवर करता है। ठीक इसी तरह से ये उन सभी अमेंडमेंट्स जो इंडियन पीनल कोड में हो रहे हैं, साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में हो रहे हैं और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो इन सब के साथ कंपोजिट रूप से यह कार्य करता है, क्योंकि ये सारी गतिविधियां ऑनलाइन, उदाहरण के लिए यदि हम बात करें ऑनलाइन बैंकिंग की, तो ऑनलाइन बैंकिंग में आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट की अगर बात करें तो ये दो मुख्य है। तो हम आज ऑनलाइन बैंकिंग में लगभग अपने सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, तो इसमें अगर किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है तो उसके लिए आईटी एक्ट ही हमारी एक सेवियर है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वर्ष 2000 में लाया गया, ये यूएन सिट्रल के तहत लाया गया, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। लगभग सभी देशों में किसी न किसी रूप में इस तरह के लॉ एग्जिस्ट करते हैं और इसमें मुख्य रूप से 13 चैप्टर है, 13 अध्याय है, 94 सेक्शन है और 4 शेड्यूल है। अब हम देखते हैं कि जो पहले 14 सेक्शन है वो स्पेसिफिक लीगल एस्पेक्ट्स, जो डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड जो कानूनी बातें हैं उनको प्रकाश डालता है। ठीक इसी तरह से इसमें कुछ धाराएं हैं जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज के लाइसेंस के विषय में बात करती है और डिजिटल सिग्नेचर के बारे में भी बात करती है। ठीक इसी तरह से सेक्शन 43 to 47 जो है वो फाइन्स और कंपेंसेशन की बात करती है। धारा 48 से 64 तक इसमें आपको प्रकाश डालता है कि जो हाई कोर्ट के केसेस है। साथ ही साथ 65 से 79 जो धारा है वो ऑफेंसेस या अपराधों, जो साइबर अपराध है उसकी बात करती है और धारा 80 से 94 तक जो है वो मिक्सचर ऑफ एक्ट्स के बारे में इसमें बात होती है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स की बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो सिक्योर चैनल के थ्रू हो रहे हैं उनको यह कानून लीगल मानता है और इनको एक लीगल रिकॉग्निशन देता है, मुख्य रूप से डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से। साथ ही साथ सिक्योरिटी मेजर्स की बात करता है ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ ये उपलब्ध कराता है, जिससे कि
ये जो सिक्योरिटी मेजर्स है उनको इंश्योर किया जा सके। इसी के साथ जो ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट की बात है, जो कि एडजुडिकेशन करते हैं, उनकी बात ये एक्ट करता है। ठीक इसी तरह से ये साइबर रेगुलेटरी अपील ट्रिब्यूनल की स्थापना इस एक्ट के तहत हुई है और इसी में कोर्ट जो है वो डील करेगा अगेंस्ट द कंट्रोलर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर। तो इस तरह से कुछ इसके विशेष फीचर हैं। अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर पर कुछ संक्षेप में। तो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम या हैश फंक्शन के साथ ये कार्य करता है। ठीक इसी तरह से ये अप्लाई होता है कि देश में या देश के बाहर किसी भी तरह के अगर कोई वायलेशन होता है अधिकारों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जगत में, तो उस पर भी ये अपना अधिकार क्षेत्र रखता है। ठीक इसी तरह से जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है और जो दूसरे पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी पब्लिक प्लेस में सर्च के लिए विदाउट किसी भी वारंट के प्रवेश कर सकते हैं इस एक्ट के तहत, उनको ये राइट देता है। ठीक इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी का टू एडवाइज दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंट्रोलर, तो वो ये एक्ट प्रदान करता है। ठीक इसी तरह से अपील करने का जो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल या कैट है, उसके तहत कोई भी इसमें अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। इसकी एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें तो ये जो एक्ट है सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ये पूरे देश में समान रूप से लागू होता है, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर भी सम्मिलित था। रीऑर्गेनाइजेशन से पहले भी, वर्ष 2019 से पहले भी कश्मीर को इसमें सम्मिलित माना गया था। ठीक इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 253 जो हमारे संविधान का है उसके तहत इसका हिस्सा बनाया गया। वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी इसको मान्यता प्रदान की। ठीक इसी तरह से सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 और जो सेक्शन 75 है आईटी एक्ट का, वो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि जो इस तरह के ऑफेंसेस, इस तरह के अपराध और जो इस तरह के वायलेशन हो रहे हैं इंडिया के बाहर, वो और साथ ही साथ जो ऑफेंडर है किसी भी तरह के कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोग्राम या नेटवर्क जो कि इंडिया में है, तो उसकी राष्ट्रीयता को दरकिनार रखते हुए भी उस पर कार्यवाही करने का अधिकार ये कानून सरकार को देता है। ठीक इसी तरह से कौन सी बातें हैं जिन पर यह कानून लागू नहीं होता है, तो उसमें सेक्शन 1 धारा 1 उपधारा 4 प्रकाश डालता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वर्ष 2000 के अनुसार। पहला है एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 चेक्स को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है उस पर ये प्रभावी नहीं होता है। ठीक इसी तरह से एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के तहत उस पर भी ये प्रभावी नहीं है। ठीक इसी तरह से क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत उस पर भी आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक इसी तरह से एग्जीक्यूशन ऑफ विल अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 के तहत जिसमें कि टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन होते हैं, तो वहां पर भी ये प्रभावी नहीं है। ठीक इसी तरह से किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने के लिए सेल ऑल कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, वो भी उस केस में भी ये अप्रभावी है। ठीक इसी तरह से एनी सच क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द गैजेट, तो ये इसको डायनामिक बनाता है कि केंद्र सरकार देश काल और परिस्थिति के अनुरूप यदि कोई सूची जारी करती है तो उसे भी इसके परव्यू से बाहर रखा जा सकता है। अब मूल प्रश्न ये उठता है कि साइबर ऑफेंस क्या होता है। तो साइबर ऑफेंस को परिभाषित करते हुए ये एक्ट कहता है, साइबर ऑफेंस आर द अनलॉफुल एक्ट्स दैट आर कैरीड आउट इन अ very sophisticated manner in which either the computer is a tool or target or both। तो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाने वाला, कंप्यूटर पर किया जाने वाला अपराध मूल रूप से साइबर ऑफेंस की श्रेणी में रखता है और ये बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बड़े ही संगीन तरीके से किए जाते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है। पहला है टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर के जो मूल स्रोत व दस्तावेज है उसके साथ छेड़खानी करना। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग करना, किसी भी तरह की
अश्लील सूचनाओं का प्रकाशन करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये भी एक अपराध साइबर ऑफेंस माना जाता है। ठीक इसी तरह से पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शन, ये भी इसमें आता है। ठीक इसी तरह से डायरेक्शंस ऑफ द कंट्रोलर to the subscriber to extend facilities to decrypt information and protected system। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो साइबर ऑफेंस की श्रेणी में आती है। ठीक इसी तरह से कुछ पेनल्टीज मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए लगाई जाती है। पेनल्टी लगाई जाती है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, किसी भी तरह की गोपनीयता या निजता का यदि हनन या भंग की जाती है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है इस एक्ट के तहत। ठीक इसी तरह से पेनल्टी लगाता है ये एक्ट किसी भी तरह का डिजिटल सिग्नेचर के प्रकाशन, गलत डिजिटल सिग्नेचर के प्रकाशन पर किसी गलत पर्टिकुलर या जानकारी के साथ, और साथ ही साथ किसी भी तरह का गलत प्रकाशन जो कि धोखेधड़ी के उद्देश्य से किया जा रहा है उसे भी साइबर ऑफेंस मानता है। ठीक इसी तरह से वे सारे अपराध और निषेधाज्ञा जो कि देश के बाहर भी की गई हो उनको भी ये साइबर ऑफेंस मानता है। किसी भी तरह की जब्ती या कन्फिस्केशन को भी ये अपराध मानता है। डिजिटल अरेस्ट इन दिनों बहुत प्रचलन में है, तो इस तरह से कोई अगर किसी को डिजिटल अरेस्ट करता है तो इसको भी साइबर ऑफेंस या साइबर क्राइम माना जा सकता है। पेनल्टीज या कन्फिस्केशन नॉट टू इंटरफेरेंस विद अदर पनिशमेंट, और साथ ही साथ ये कहता है कि पावर टू इन्वेस्टिगेट दी ऑफेंसेस भी हमें प्रदान करता है। ठीक इसी तरह से इसके अमेंडमेंट्स की बात करें तो शेड्यूल 1 से 4 और धारा 91 से 94 तक इसमें कुछ बातों को अमेंड किया गया, जिसमें पहला है द फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स द अमेंडमेंट इन द पीनल कोड। इसके तहत जो पीनल कोड में अमेंडमेंट किए गए, साथ ही साथ जो दूसरा शेड्यूल है वो अब इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें अमेंडमेंट की बात बताता है। ठीक इसी तरह से जो थर्ड शेड्यूल है उसमें बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के तहत अमेंडमेंट किए गए, और साथ ही साथ जो फोर्थ शेड्यूल है जो अमेंड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को अमेंड करता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं। जो धारा 2D है वो डिजिटल सिग्नेचर को अफिक्स करने की बात करती है। सेक्शन 2I है वो कंप्यूटर को डिफाइन करती है, कंप्यूटर क्या होता है। धारा 2ZC है जो प्राइवेट की को डिफाइन करती है, डिजिटल सिग्नेचर में प्रयोग होने वाली प्राइवेट की। ठीक इसी तरह से सेक्शन 2ZD मुख्य रूप से डिजिटल सिग्नेचर की पब्लिक की के बारे में प्रकाश डालती है। जो सेक्शन 5 है ये डिजिटल सिग्नेचर्स को लीगल रिकग्निशन देता है, कानूनी मान्यता प्रदान करता है। तो सेक्शन 5 इसका महत्वपूर्ण है जो डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता देता है। ठीक इसी तरह से डिजिटल सिग्नेचर को सिक्योर करने के विषय में प्रकाश डालता है सेक्शन 15, जो कहता है कि यूनिक टू सब्सक्राइबर अफिक्सिंग इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग सच सब्सक्राइबर, कि वह डिजिटल सिग्नेचर अपने सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई करने की स्थिति में हो, अफिक्स करने की स्थिति में हो, और साथ ही साथ इसका जो ओनर है उसका उस पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल हो। तो इस तरह के डिजिटल सिग्नेचर को हम सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर कह सकते हैं। अब पेनल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर, तो इस तरह से कोई भी यदि कोई किसी कंप्यूटर सिस्टम को टेम्पर करता है तो उसके लिए पेनल्टी का प्रावधान सेक्शन 43 करता है। ठीक इसी तरह से इस पर और गहराई में प्रकाश डालता है कि किस तरह से ये यदि सिस्टम को डैमेज किया जाए, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाए, उसके प्रोग्राम को, या किसी भी तरह का उसमें छेड़खानी की जाए, तो चाहे वो कंप्यूटर में हो या कंप्यूटर के नेटवर्क में हो, उन सब बातों को एक अपराध माना जाएगा और उसके तहत जो पेनल्टी है वो लगाई जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि ही शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ compensation not exceeding 1 crore rupees to the person so affected। तो जो व्यक्ति प्रभावित है उसको जिसके द्वारा उस ऑफेंस को किया गया है 1 करोड़ रुपए का अर्जाना देना होगा। ठीक इसी तरह से सेक्शन 61 सिविल कोर्ट में इसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, उसका क्षेत्राधिकार नहीं होगा इस तरह के मामलों की सुनवाई का। तो उसको कहता है सेक्शन 61 के अनुसार नो कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन
to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which is adjudicating officer appointed under the Act or the Cyber Appellate Tribunal (CAT) constituted under the Act is empowered by under this Act to determine, and no injunction shall be granted by any court or in other authority in respect of action taken to be taken in pursuance of any power conferred by or under this act, कि किसी भी सिविल कोर्ट को इसमें दखलंदाजी करने से रोकता है सेक्शन 61। ठीक इसी तरह से सेक्शन 62 हाई कोर्ट में अपील करने यदि कोई जाता है तो उसका मार्गदर्शन करती है ये धारा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो धारा 63 कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस की बात करती है। ठीक इसी तरह से सेक्शन 64 इस पेनल्टी के रिकवरी के विषय में बात करती है कि अ पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट इफ नॉट पेड shall be recovered as an arrear of land revenue and the license or the digital signature certificate as the case may be shall be suspended until penalty is paid, कि किसी भी व्यक्ति फर्म या संस्था का डिजिटल सिग्नेचर सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक कि वह अपनी पेनल्टी को अपने क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करता। तो ये रिकवरी मैकेनिज्म है जिस पर सेक्शन 64 प्रकाश डालता है। ठीक इसी तरह से सेक्शन 65 किसी भी कंप्यूटर या उसके सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी करने के विषय में प्रकाश डालता है और इस पर जो फाइन लगना है, पेनल्टी लगनी है, उसके बारे में कहा गया कि वो अप टू 2 लाख हो सकती है और साथ ही साथ 3 वर्ष की उसको कैद भी हो सकती है जो व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है। अब सेक्शन 66 बात करता है हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम की जो भी हैकिंग करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उस विषय पर सेक्शन 66 प्रकाश डालता है और साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, कैद की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर इसके अपराध को सिद्ध किया जाता है तो उसे 3 वर्ष की सजा और साथ ही साथ 2 लाख रुपए का फाइन उसे पे करना होगा। ठीक इसी तरह से किसी भी तरह की अश्लील सूचना के प्रकाशन से के संदर्भ में भी आईटी एक्ट बहुत सख्त है। धारा 67 इस पर विस्तृत चर्चा करती है। तो जो भी कोई व्यक्ति प्रकाशित करे या उसे आगे बढ़ाए, ट्रांसमिट करे या प्रकाशित करने में सहयोगी बने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस तरह की अश्लील सूचनाओं का, एनी मटेरियल विच इज लेसिवियस or appeal to prurient interest or if its effect such as to tend to deprave or corrupt person who are likely having regard to all relevant circumstances to read, see, hear matter contained or embodied in it shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for terms which extends up to 5 years with fine which may extend to 1 lakh rupees and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description or term extend up to 10 years or with fine may extend up to 2 lakh rupees। तो पहली बार यदि कोई व्यक्ति इस तरह की सूचना के प्रकाशन में यदि सम्मिलित पाया जाता है तो 5 वर्ष की सजा उसको सुनाई जा सकती है, कैद की सजा उसको सुनाई जा सकती है और 1 लाख का फाइन। किंतु वही व्यक्ति अगर इसी तरह के अपराध में सतत लिप्त पाया जाता है, आगे भी यदि उसे उस पर चार्ज प्रूव होता है तो उस सजा को बढ़ा दिया गया कि उसे 10 वर्ष का कारावास और 2 लाख रुपए की पेनल्टी या फाइन लगाया जाएगा। ठीक इसी तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन को लेकर सेक्शन 71 बात करता है कि जो भी कोई गलत सूचना देता है डिजिटल सिग्नेचर आदि इन सब बातों के कारण, मटेरियल बातों को लेकर के, तो उसे 2 वर्ष की सजा, 2 वर्ष कारावास और जो फाइन लगेगा वह अप टू 1 लाख रुपीस का होगा, या तो ये दोनों दिए जा सकते हैं या कोई एक। ठीक इसी तरह से प्राइवेसी को ब्रीच करने पर भी इसकी क्या सजा होगी, इसके क्या परिणाम होंगे, उस पर सेक्शन 72 प्रकाश डालता है। सेक्शन 73 बात करता है किसी भी तरह के गलत डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को प्रकाशित करने के संदर्भ में, तो उसके लिए भी क्या प्रावधान होंगे, क्या सजा होगी।
तो उसको कहता है कि ये सजा 2 वर्ष की हो सकती है और जो फाइन है वो 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। इनमें से कोई एक सजा के रूप में सुनाया जा सकता है या फिर सजा संगीन होने पर दोनों भी दिए जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, धोखाधड़ी के उद्देश्य से किसी भी तरह की सूचना का प्रकाशन पर प्रकाश डालता है धारा 74। ठीक इसी तरह से धारा 75 किसी भी तरह के कॉन्ट्रावेंशन जो कि देश से बाहर हुए हैं इस एक्ट के उस पर प्रकाश डालता है। तो ये एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट देता है सरकार को कार्यवाही करने का आईटी एक्ट के तहत। ठीक इसी तरह से सेक्शन 48 टू 64 ये साइबर रेगुलेटरी अपेलेट ट्रिब्यूनल किस तरह से कार्य करेगा, उस विषय पर उसका एडजुडिकेशन कैसे होगा, क्या उसकी कार्यवाही होगी, उस पर बात करता है। ठीक इसी तरह से साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना पर सेक्शन 48 प्रकाश डालता है। सेक्शन 57 किस तरह से उस ट्रिब्यूनल में अपील करना है और किस तरह से वह कार्य करेगी, उस पर प्रकाश डालता है। ठीक इसी तरह से हमने संक्षेप में समझने का प्रयास किया कि जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वर्ष 2000 में लाया गया और यह सतत परिवर्तनशील है क्योंकि बदलते समय के साथ हम देख रहे हैं कि हमारा जीवन सूचना प्रौद्योगिकी से पूर्ण रूप से घिरा हुआ है, तो इसमें अपराध की संभावनाएं बढ़ जाती है और इसीलिए व्यवसाय प्रशासन के छात्रों के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह समझे कि अपने व्यवसाय के हितों के लिए, अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस अधिनियम का ज्ञान उनके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। इन्हीं सब बातों को निष्कर्ष रूप में कहते हुए हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।